तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। हम पढ़े थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट हम लगभग सब कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है वो भी सब चीज़ें हम देख चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम सीखेंगे डायमेंशन एंड एमकेएस यूनिट्स ऑफ वोल्टेज, एक्सएल, एक्सी, जेड, आर एंड फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर, पावर फैक्टर। इतनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी। देखो वोल्टेज लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक्सएल लिख दिया, एक्सी लिख दिया, जेड लिख दिया, आर लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया, क्वालिटी फैक्टर और पावर फैक्टर। इतनी सारी चीजों की हम यहाँ पे डायमेंशन और यूनिट एमकेएस यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप प्लीज इसको जरूर देखें। तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो सबसे पहले हम वोल्टेज की बात करते हैं कि वोल्टेज का आपको किस तरीके से डायमेंशन या फिर एमकेएस यूनिट कैलकुलेट करना। तो वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरली बोल सकते हैं, तो वोल्टेज का अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो वर्क अपॉन चार्ज होता है। वोल्टेज का बेसिक फॉर्मूला जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब आपको क्या करना है, इस पोटेंशियल का डायमेंशन निकालना है, तो आपको इस वर्क का डायमेंशन रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वर्क का डायमेंशन अगर आपको नहीं पता ना, तो आप इस वर्क का डायमेंशन यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला रख सकते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये चार्ज, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फोर्स का डायमेंशन रख दो, इस ये डिस्टेंस है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन रख दो, इस चार्ज का डायमेंशन रख दो। फोर्स का डायमेंशन तो आपको याद करना पड़ेगा, तो बेसिक सा डायमेंशन होता है फोर्स का mlt-2। वैसे तो ये भी कैलकुलेट हो सकता है इसके बेसिक फॉर्मूले से। फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस ही होती है, तो डिस्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्यू जो है चार्ज, चार्ज का जो डायमेंशन होगा वो ए मल्टीप्लाई टी होता है। चार्ज का डायमेंशन कहाँ से निकल के आता है, देखो एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक है, आई जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके लिए ए लिखते हैं, टी जो है टाइम टाइम है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके लिए टी लिखते हैं। याद रखना हमेशा डायमेंशन जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे एम जो है ना, कहीं पे एम लिखा है डायमेंशन में, इसका मतलब मास होता है। टी लिखा है, आपको इसका मतलब पता है टाइम ही होगा। और एल लिखा है तो एल का मतलब लेंथ होगा। ठीक है, ए लिखा है, ए का मतलब करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी। याद रखना फंडामेंटल क्वांटिटी के ही फॉर्म में हम हमेशा डायमेंशन को लिखने की कोशिश करते हैं। थीटा होगा, थीटा टेम्परेचर के लिए होगा, और भी कुछ चीजें होंगी तो वो धीरे धीरे बीच में इंक्लूड हो जाएंगी। एफ मैंने बोला फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, आपको याद रखना है। फिर ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एल लिख सकते हैं क्योंकि ये लेंथ है। चार्ज की बात आई तो चार्ज को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में तोड़ना पड़ेगा, तो आई मल्टीप्लाई टी लिखा मैंने चार्ज को। करंट का जो होता है ए होता है, और टी का जो होता है वो टी होता है डायमेंशन। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो आपके पास वोल्टेज का डायमेंशन कैसे निकलेगा, देखो पहले तो ये बन गया एम एल वन, ये है एल वन, ये है, तो ये दोनों ऐड हो गए, एम एल टू बन गए, माइनस टू एम एल टू टी माइनस टू हो गया, और नीचे ए टी है। अभी जो ए टी जब ऊपर आएगा ना, तो ये माइनस में आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे भी वन है, जब ये ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। तो एक्चुअल में ये इस तरीके से हो जाएगा, देखो एम एल टू ऐसी रहेगा, ये टी माइनस टू है और ये टी माइनस वन है, तो कहने का मतलब ये इनको ऐड करोगे टी माइनस थ्री हो जाएगा। ए माइनस वन को इस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये वोल्टेज, या फिर इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी बोले, उसका डायमेंशन इस तरीके से निकल के आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डायमेंशन है। आपको याद रखना, जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे डायमेंशन और एमकेएस यूनिट निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि तभी आपको उस फॉर्मूले के बारे में बेसिक चीजें डायमेंशन से और यूनिट से पता लग जाती है। अब हम बात करते हैं इसके एमकेएस यूनिट की। तो एमकेएस यूनिट अगर आपको देखो, इसी डायमेंशन को देख के एमकेएस यूनिट निकाला जाता है। याद रखना एमकेएस यूनिट भी कभी कभी पेपर में वो पूछ सकता है एक नंबर में। तो देखो ये जो एम है ना, एम मास है, मास को किलोग्राम बोलते हैं। ठीक, और ये जो आपके पास लेंथ है, लेंथ मीटर हो गया, तो मीटर का स्क्वायर हो गया। ये टाइम हो गया, टाइम को आपको पता होगा एमकेएस में सेकंड से नोट करते हैं, सेकंड माइनस थ्री। ये एम्पियर हो गया, ए हो गया, तो एम्पियर लिख दो सिंपल, एम्पियर माइनस वन। तो इस तरीके से आपके पास एमकेएस यूनिट वोल्टेज का भी निकल के आ जाता है। और एसआई यूनिट तो आपको वोल्टेज का पता ही होगा कि एसआई यूनिट वोल्टेज का क्या होता है। एसआई यूनिट वोल्टेज का जो होता है उसको हम वोल्ट ही कहते हैं। तो ये तो फिलहाल हमने बात कर ली वोल्टेज की, कि वोल्टेज का जो डायमेंशन और वोल्टेज का एमकेएस यूनिट आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे और भी बात करने वाले हैं। देखो अब हम बात करेंगे किस किस की, हम बात करते हैं एक्सएल की, एक्सी की, जेड की और आर की। और मैं आपको बता दूं ये चारों चीजें एक ही होती हैं, ज्यादा इनमें अंतर नहीं होता। देखो इस एक्सेल को अगर मैंने आपको बताया था, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और ये एक्चुअली में है क्या, एक्सेल के बारे में बात करूं तो एक छोटा सा सर्किट बना के दिखाता हूं। देखो ये मैंने एसी पावर सप्लाई बनाई मान लो, और यहाँ पे ये सर्किट जोड़ दिया, सर्किट में इंडक्टर कॉइल जोड़ दी।
तो इस तरीके से ये एसी सर्किट है, ये एसी पावर सप्लाई है, समझ लो ये एसी पावर सप्लाई है, इसमें एक इंडक्टर कॉइल एल जोड़ी, तो ये इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम एक्सएल बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा एसी सर्किट जिसमें इंडक्टर कॉइल होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम एक्सएल बोलते हैं, लेकिन उसको रेजिस्टेंस ना बोल के इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है, याद रखना है। एक्सी क्या होता है, एक्सी भी क्या है, ये भी सर्किट का रेजिस्टेंस है। कौन सा सर्किट का रेजिस्टेंस है भाई, ऐसे एसी सर्किट का रेजिस्टेंस है जिस एसी सर्किट में कैपेसिटर इस तरीके से जुड़ा होगा सी कैपेसिटेंस का, ठीक है ना, याद रखना है। तो एक्सी भी क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है कौन से सर्किट का, ऐसे एसी सर्किट का जिसमें कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। और एक्सी को ना हम रेजिस्टेंस ना बोल के क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। जैसे उसको हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला ना, इसको हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला, इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। जेड जो होती है ये एलसीआर सर्किट के लिए यूज होता है ये टर्म, और इसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं, जेड को हम इंपीडेंस बोल देते हैं, ठीक है, इंपीडेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आर जो होता है ना, आर रेजिस्टेंस ही होता है, जनरल सी बात है, ठीक है। तो इस चारों की चारों जो चीजें आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई, एक्सएल, एक्सी, जेड और आर, ये सब का सब एक्चुअली में क्या है, रेजिस्टेंस ही होते हैं। अलग अलग सर्किट के ये क्या होते हैं, सबके सब रेजिस्टेंस होते हैं। अब थोड़ा सा आपको बेसिक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। एक्सएल का जो फॉर्मूला था ना वो ओमेगा एल था, एक्सी का जो फॉर्मूला था वो 1/ओमेगा सी था। मैं केवल आपको याद दिला रहा हूँ, रिकैप करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीजें आ जाए, ठीक है। और जेड जो होता है वो इंपीडेंस होती है, और इंपीडेंस का फॉर्मूला आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस में क्या था वो, ऐसे एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इंपीडेंस होती है, और रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस, ये जनरल सी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें मैंने आपको याद दिलाई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस आर का आप डायमेंशन निकाल दो, बाकी सारे डायमेंशन भी निकल के आ जाएंगे। तो देखो V इक्वल टू आई आर होता है ना, होता नहीं होता है, तो यहां से आर का डायमेंशन कैसे निकलेगा, आर का डायमेंशन निकलेगा V/I करके। अब V का डायमेंशन तो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया, तो V का डायमेंशन आप पहले कैलकुलेट करोगे फिर यहाँ पे पुट करोगे। तो B का डायमेंशन कितना आया था हमारे पास, B का डायमेंशन आया था हमारे पास ml2 t-3 a-1, इस तरीके से V का डायमेंशन हमने अभी कैलकुलेट किया। और जो करंट है, करंट का डायमेंशन A होता है तो A रख दिया। अभी A जो है एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा, देखो ml2 t-3 a-1 तो है ही, और ये जो A है ना, ये A ऊपर आके फिर से a-1 बन जाएगा। अभी देखो ये a-1, ये a-1, और एक्चुअली में जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन बनेगा ml2 t-3 a-2 यहाँ पे आपके पास बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी डायमेंशन मैंने आपको बना के दिखा दिया। अगर आप इसका एमकेएस यूनिट बनाना चाहते हैं तो एमकेएस यूनिट तो देखो सिंपल सी बात है, मास के लिए किलोग्राम लिखा, लेंथ के लिए मीटर लिखा, टाइम के लिए सेकंड लिखा, और ए के लिए एम्पियर लिख दिया। तो देखो बना नहीं बना इसका एमकेएस यूनिट भी यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरीके से बना चुके हैं। एसआई यूनिट की बात करोगे अगर आप रेजिस्टेंस की, तो आप अच्छे जानते हैं एसआई यूनिट जो है ओम होती है, OHM, ठीक, और उसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रेजिस्टेंस के बारे में बात। देखो जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस का यहाँ पे डायमेंशन निकाला ना, और एमकेएस और एसआई यूनिट निकाला, ठीक इसी तरीके से इन चारों का भी, ये जो चारों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, एक्सएल, एक्सी, जेड और आर, इन चारों के लिए वही डायमेंशन होगा, और वही क्या होगा, उनके लिए एमकेएस यूनिट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चारों के चारों क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन अलग अलग सर्किट के रेजिस्टेंस ये है। तो एक दो चीजें और बच गई, देखो आपके पास खाली ध्यान रखना है। देखो हमारे पास बचा हुआ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू तो 1/टाइम होता है, आप अच्छे जानते हैं। तो टाइम के लिए हम टी लिख देते हैं, तो एक्चुअली में जो इसका डायमेंशन निकलेगा, कैसे निकलेगा, टी नीचे आएगा तो ऊपर जाकर टी हो जाएगा -1, तो ये डायमेंशन निकल गया फ्रीक्वेंसी का। बात करते हैं हम क्वालिटी फैक्टर की। तो क्वालिटी फैक्टर एक फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो ω0L/R इस तरीके से होता है, आर या फिर जेड हम इसको इस तरीके से ही लिखते हैं, ठीक है। तो ω0L/R, तो अगर आपको याद होगा, देखो ये ω L है, और ω L क्या होता है, एक्सएल के बराबर, यानी कहने का मतलब है ये ऊपर भी रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है ना। तो ऊपर देखो ω L अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था एक्सएल बराबर ω L होता है, और एक्सएल क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस ही तो होता है एक तरीके से। तो ये भी ω L, देखो ω L क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो मतलब जो ω L है ना, इसकी यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस के अप्रॉक्स होती है। तो ω L जो है उसकी यूनिट रेजिस्टेंस के अप्रॉक्स, नीचे भी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कट हुआ तो Q इक्वल टू 1 आ गया। कहने का मतलब क्या है, जो क्वालिटी फैक्टर है ना आपके पास, क्वालिटी फैक्टर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भाई, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और यूनिट लेस क्वांटिटी भी ये आपके पास है। तो ये चीज आपको याद रखनी। अब लास्ट आपके पास जो बचा है वो है आपके पास पावर फैक्टर। कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर को अगर आपको याद होगा तो पावर फैक्टर को हमने cos फाई से डिनोट करा था। अब देखो सीधी सी बात है, cos फाई है, यहाँ पे एंगल आ गया, तो आपको याद रखना इसका यूनिट तो हो सकता है, पर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। कैसी क्वांटिटी हो गई, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। अगर आपको याद होगा तो हमने cos फाई को कैसे कैलकुलेट करा था, तो cos फाई कैलकुलेट हुआ था VRMS मल्टीप्लाई IRMS, और अपॉन में हमने क्या निकाला था, वहां पे नीचे भी कुछ आया था इस तरीके से, पावर एवरेज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं भाई, cos फाई। सॉरी देखो मुझे लगता है कुछ गलती हो गई यहाँ पे, क्या गलती हो गई, देखो cos फाई जो होता है ना वो इस तरीके से होता है। cos फाई जो आपके पास होता है वो होता है P एवरेज ऊपर आता है,
और आपके पास VRMS और IRMS नीचे आते हैं, ठीक है। ये होता है cos फाई, ठीक है। इसको थोड़ा आप कट कर सकते हैं, थोड़ा गलती हो जाती है कभी कभी। तो cos फाई बराबर पावर एवरेज अपॉन VRMS इंटू IRMS करके भी होता है। तो ये cos फाई पावर फैक्टर होता है, नीचे भी पावर है ऊपर भी पावर है, तो इसलिए वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बात करी हमने किसकी, कुछ क्वांटिटी होगी जो अल्टरनेटिंग करंट में आई थी, कुछ फिजिकल क्वांटिटियां, उनके डायमेंशन की, उनके एमकेएस यूनिट की। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें प्लीज। थैंक यू।